नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। मित्रों, मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं आपकी क्लास को नहीं ले पा रहा था। लेकिन मैं अब थोड़ा बहुत स्वस्थ हूं, तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए पुनः से मैं इस क्लास को जारी रखूं। तो इसी के चलते मित्रों, आज हम बात करेंगे 14 फरवरी 2021 माफ़ करना 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर। ठीक है मित्रों, आप सभी मेरे लिए दुआ करें, प्रे करें और मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर नोट्स की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है मित्रों, तो पहला है हमारा यूनानी दिवस कब मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है। आज की क्लास में थोड़ा आराम आराम आपको थोड़ा बता पाऊँगा। ठीक है, थोड़ी छोटी वीडियो रहेगी आज की हमारी, तो अंत तक पूरा अवश्य देखें। और नए चैनल पर आए हों आप लोग तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं डेली आपको स्वस्थ हो जाऊंगा तो क्लास नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, जिससे कि मैं आपको जो क्लास ना करा सकूँ उसकी PDF आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है मित्रों, पहला है और इसे कब मनाते हैं तो 11 फरवरी को 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है। और आपको बता दें कि केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान इसकी स्थापना की गई थी, और तभी से हम बनाते हैं क्या तो यूनानी दिवस। इसकी जो स्थापना की गई थी, तो यानी यूनानी दिवस के जो पिता कहे जाते हैं वह थे हकीम अजमल खान। ये हकीम अजमल खान कौन है, तो इन्होंने 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसे हम अहमदाबाद अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है मित्रों, यह आप रखना। अब हम बात करते हैं लल्लन टॉप फरवरी माह के जो हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, यानी कि लल्लन टॉप दिवस जो है हमारे फरवरी के कौन कौन से जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस हैं, उन सभी के बारे में एक लिस्ट है आपके लिए। तो इसका हम शॉर्ट रूप में रिवीजन लगाएंगे और इसको रिवाइज करेंगे। आप सभी के लिए फरवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और फरवरी चल रही है, तो प्रत्येक फरवरी के जो भी डे आएगा उसका मैं रिवीजन आपको कराता हूँ। जैसे कि आपको पता है सरोजनी नायडू जयंती ये कब मनाते हैं तो 13 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो 28 फरवरी को। तटरक्षक बल दिवस कब मनाते हैं 1 फरवरी को। संत रविदास जयंती मनाते हैं 27 फरवरी को। ठीक है, और ये इनकी शुरुआत की गई है कि कब से इन डे को शुरुआत किया गया है, तो इन्हें आप पढ़ लेना एक बार। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हमारे कौन कौन से जो डे हैं फरवरी में मनाए जाते हैं। पहला है विश्व कैंसर दिवस, यह 4 फरवरी को मनाते हैं और 2000 से इसको स्टार्ट किया गया था। वहीं पर आपको पता है विश्व दलहन दिवस, इसे हम 10 फरवरी को मना चुके हैं। इसी दिन हम पल्स डे भी मनाते हैं, यानी दलहन को ही क्या कहते हैं पल्स। 2019 से इसे स्टार्ट किया गया है। यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा डे 21 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व पेंगोलिन डे यह 20 फरवरी को मनाते हैं। और वहीं पर आपको याद रखना है मित्रों कि विश्व NGO दिवस कब मनाते हैं तो 27 फरवरी को। और इसी के अगले दिन मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और पूछा क्या है, वन ओशन समिट। तो हाल ही में एक वन ओशन समिट स्टार्ट किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। इसका आयोजन फ्रांस ने किया है। और कहाँ पर होगा इसका आयोजन तो फ्रांस में ही होगा। यह 9 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे संबोधित किया है। ठीक है, यह 2 संस्थाओं की हेल्प से किया जाएगा। तो पहली संस्था है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और दूसरा है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है मित्रों, अगर बात आई विश्व बैंक की तो विश्व बैंक पर भी हम बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और इसी के साथ IMF की स्थापना भी की गई थी। तो IMF और विश्व बैंक को दोनों को हम कहते हैं जुड़वा बहन। वहीं पर हम बात करें UNO की, तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, हडसन नदी के किनारे। ठीक है मित्रों, आप याद रखें। और बात करें कि यह वन ओशन समिट क्यों किया गया है, तो इसे जानना ज़रूरी है। महासागरों का सतत विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए वन ओशन मिशन का समिट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसके कुछ लल्लन टॉप प्रश्न आपके लिए काफ़ी जानने ज़रूरी हैं। और इसी के साथ मैं एक लल्लन टॉप इंडेक्स लेकर आया हूँ आपके लिए, तो उसका भी आपको रिवीजन कराने वाला हूँ।
पूछा गया है मित्रों कि दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में मामले में मुंबई कौन से स्थान पर है। एक इंडेक्स आया है, जो कौन लाया है, तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। कौन मित्रों? टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा बताया गया है कि दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामलों में जो भारत का मुंबई है यह 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। जो विश्व में सबसे भीड़ वाले शहर हैं उनमें 5वें स्थान पर है। तो आपको जानना होगा कि टॉप पर कौन है। तो इस्तांबुल, यह तुर्की में पड़ता है। इस्तांबुल यह सबसे ज़्यादा भीड़ वाली जगह है। वहीं पर सेकंड स्टार पर अगर हम बात करें तो वो है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को रूस की राजधानी। वहीं पर हम बात करें दिल्ली, दिल्ली यह 11वें नंबर पर है। ये आपको याद रखना है। भारत के दोनों, भारत का पहला अगर हम बात करें तो वो है, ठीक है मित्रों। तो आपके लिए 2 ललन टॉप क्वेश्चन है। पहले तो पूछा गया है अंतोलिया, अंतोलिया का पठार, इसे ही एशिया माइनर कहा जाता है। यह कहाँ पर है? तो तुर्की में। कहाँ पर मित्रों? तुर्की में आपको याद रखना है। वहीं पर आपको याद रखना है लवड़ता वाली सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? वह वॉन झील है, जो कहाँ पर? तुर्की में ही पड़ती है। आइए मित्रों, आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल इंडेक्स वाली, जो जनवरी के हमारे स्पेशल इंडेक्स हैं जो आए हैं हाल ही में, इनका एक बेहतरीन सा रिवीजन आपको लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है मित्रों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत की 2020 में जो रैंक थी वह थी 86 में, लेकिन हाल ही में आपको पता है 2021 का भी इसका इंडेक्स आ चुका है, तो इसमें भारत की रैंक हो गई है 85। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101। वहीं पर आपको याद रखना है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भारत की रैंक थी 63। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 131। विश्व खुशहाली इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की है 139 और 135 है ग्लोबल पीस में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142 और बौद्धिक संपदा में है 40वीं रैंक और ग्लोबल फायर इंडेक्स में है भारत की रैंक 4थी। ठीक है, तो ये अगर आप सारे याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका एक नंबर 101% पक्का होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो सभी लिस्टों को आप गौर से देखिए और समझने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा मैं आवाज़ में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में, फिर भी मैं आपको पूरी वीडियो अवश्य कराऊंगा। आज वीडियो का प्रीमियर चल जाएगा आपके लिए और कल से शायद आपकी क्लासेस सुचारू रूप से मैं कर सकूं। ठीक है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रुक कर यह वीडियो पॉज कर करके आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बस वीडियो को शेयर कर देना अगर पसंद आए मेरी मेहनत तो। बाकी वीडियो तो आपकी डेली की डेली ही मैं अपलोड करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा नोट्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे दुर्लभ प्रजाति यानी जिसका नाम है सदर्न डफर तितली को कहाँ पर देखा गया है। तो हाल ही में एक तितली की नई प्रजाति ढूंढी गई है, इसकी खोज की गई है और इसका नाम है सदर्न डफर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहाँ पर पाई गई है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जैसा कि आपको पता है भारत का पूर्वी एरिया यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट जहाँ मिलता है वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी बनती हैं। ठीक है, तमिलनाडु में। और यहीं पर 30 वर्ष के बाद क्या मिला है, तो मित्रों आपको याद रखना है एक तितली की नई प्रजाति मिली गई है। ठीक है, कहाँ पर? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाल ही मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था वाइट चिक मैकांग। तो वाइट चिक मैकांग की यह बंदर की एक प्रजाति है और अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदो बेटा और यहीं पर टोंडा जनजाति भी पाई जाती है। नेक्स्ट है केसर हिंद, किस राज्य की तितली बनी है, तो यह राज्य की तितली है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में और इसके हेडक्वार्टर को हॉर्नबिल हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इतना सा आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपको पता है मौद्रिक नीति जारी की गई है, यह 1 वर्ष में 6 बार जारी की जाती है, यानी हर 2 महीने में जारी की जाती है। वह जारी हो चुकी थी, वो पिछली क्लास हमारे लिए अपलोड नहीं हो पाई थी, तो हाल ही में आपको पता है एक रिजर्व बैंक से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन में इसको कंप्लीट करने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने के दूसरा सबसे खरीदार बैंक है। तो हाल ही में केंद्रीय बैंकों के द्वारा सोना खरीदने में भारत की जो बैंक है वह दूसरे स्थान पर आई है। ठीक है,
और वो बैंक है अपनी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि टॉप पर कौन रहा है सोना खरीदने में, तो वह रहा है बैंक ऑफ थाईलैंड। कौन? बैंक ऑफ थाईलैंड सोना खरीदारी में पहले नंबर का बैंक बन चुका है। बात करें RBI की, तो RBI को आपको पता है इसका एक्ट 1934 में आया था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और RBI को आपको पता है जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय राष्ट्रीय बैंक का यानी का रिजर्व बैंक का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। मैं सारी खबरें आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ, यानी जो जानकारी हमारी RBI से संबंधित उन सभी को लिख कर लेकर आया हूँ, तो आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है मित्रों, और वर्बली आपको मैंने कुछ जानकारियाँ बताई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मौद्रिक नीति, तो हाल ही में जो जनवरी माह की और फरवरी माह की मौद्रिक नीति थी वो जारी कर दी गई थी। और किससे जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा ही मौद्रिक नीति को जारी किया जाता है। इसको पॉलिसी रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेपो रेट रहा है 4%, रिजर्व रेपो रेट रहा है 3.25%, बैंक रेट रहा है 4.25%, और वहीं पर बात करें GDP वृद्धि दर क्या रही है, तो 7.8% GDP वृद्धि दर रही है। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं RBI संबंधित RBI स्पेशल कुछ फैक्ट जो आपके इंपॉर्टेंट रहे। RBI के कुछ फैक्ट हैं, जब भी RBI का क्वेश्चन आता है तो मैं इसको आपको रिवाइज कराता हूँ। RBI को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। किसकी सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई और इसकी स्थापना की गई। इसका जब स्थापना हुआ था तो हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। 24वें नंबर के जो गवर्नर थे ये हैं उर्जित पटेल, इनकी एक फेमस बुक है ओवरड्राफ्ट। और 25वें नंबर के जो इनके हेड हैं वह हैं शक्तिकांत दास। और पुनः से इसके जो नए 3 वर्ष के लिए हेड चुने गए हैं या गवर्नर चुने गए हैं वह है शक्तिकांत दास ही हैं। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये RBI संबंधित स्पेशल फैक्ट हैं काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो और मेरी मेहनत दोनों पसंद आ रही हो और मैं विश्वास बना चुका हूँ तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आइए मित्रों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पूछा गया है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो हाल ही में एक संस्थान की स्थापना की गई है ना, किसके द्वारा? तो IIT बॉम्बे के द्वारा, और इसका नाम है NCOECWU। ठीक है मित्रों, देखें तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड न्यूट्रलाइजेशन। आपको पता है कि जो हाल ही में COP26 हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक ऐलान किया गया था कि भारत कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2070 तक, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुद्ध कार्बन उत्सर्जन 0 हो सके, इसी के लिए IIT बॉम्बे ने इसे स्थापित किया गया है। IIT बॉम्बे में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, 2 किए जाएंगे, ये दूसरा है IIT बंगलुरु में। ठीक है मित्रों, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही मद्रास हाईकोर्ट के कौन नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये हैं जस्टिस मुनीश्वर नाथ। जस्टिस मुनीश्वर नाथ मद्रास के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। आपको पता है कि हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 270 के द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनका नाम है राजेश बिंदल, और राजस्थान हाईकोर्ट के जो हेड हैं, माफ़ करना, मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हैं M कुरैशी। अब दोस्तों आपके लिए आज के क्वेश्चन में स्पेशल जो रहेगा वो है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल फैक्ट। तो कुछ स्पेशल फैक्ट हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, एक एक क्वेश्चन को लर्न कराने की मैं कोशिश करता हूं, और सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो रहे होंगे क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को मैं बार बार रिवीजन आपको कराता रहता हूं। ठीक है मित्रों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, वो उसकी PDF मिल नहीं रही है, माफ़ करना मित्रों। ठीक है, और मैं ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ अभी इस वक्त, तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा इंपॉर्टेंट जो रहेंगे क्वेश्चन उनका रिवीजन कराता हूँ। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कराऊँगा, पूरी वीडियो अवश्य कराऊँगा। पूछा गया है स्माइल योजना। तो स्माइल योजना यह हाल ही में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री
बीरेंद्र सिंह के द्वारा क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है स्माइल योजना। इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी इसे आप देख लेना एक बार, सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज, इसकी फुल फॉर्म है। और इसे 12 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी बीरेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कौन है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा। ठीक है मित्रों, स्माइल योजना। तो इसका जो उद्देश्य रहेगा क्या होगा, जो व्यक्ति हैं, जैसे दो समुदाय होते हैं, एक ट्रांसजेंडर समुदाय और एक होता है भीख मांगने वाले समुदाय, इन दोनों की जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या किया गया है, इस स्माइल योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है, ट्रांसजेंडर और समुदाय और भीख मांगने वाले समुदाय के जीवन स्तर को लेकर। अब कुछ ट्रांसजेंडर संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है मित्रों, तो इन्हें देख लीजिए आप एक बार। देख सकते हैं मित्रों, पूछा गया है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। तो पहली ट्रांसजेंडर जो डॉक्टर थी, इनका नाम है, यह पाकिस्तान की थी और यह है सारा गिल। ठीक है, पहली सुप्रीम कोर्ट जज कौन है, पाकिस्तान की हाल ही बनी है, तो यह आयशा मलिक है ना। और पहली भारतीय कौन थी, तो सुमन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर, तो हाल ही में आपको बता दें कौन है, तनुश्रा आनंद सिसर। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी, तो यह है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खुलेगी। यूपीएससी में ट्रांसजेंडर कहाँ पर होंगे अब, तो असम में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा असम में ट्रांसजेंडरों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया है। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, कोलकाता पुस्तक मेला, इसमें फोकल थीम देश कौन है। तो मित्रों बता दें आपको, हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किया गया और इसमें फोकल थीम देश जो चुना गया है वह बांग्लादेश। ठीक है, 28 फरवरी 2022 को यह पुस्तक मेला स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए फोकल थीम का जो देश चुना गया है बांग्लादेश। इसके दो कारण हैं, एक तो इनकी जन्म शताब्दी है किसकी, तो जो उन्होंने बांग्लादेश की आधुनिक संस्थापक माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, और इन्हीं की बेटी अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, और प्लस 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के साथ, उसकी विजय की 50 वर्ष पूर्ण होने वाली हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश का, उसका 50 वर्ष पूरा होने वाला है। इसी के चलते इसका आयोजन किया गया है। आपको पता है बकबंधु की उपाधि किसे दी गई है, तो शेख मुजीबुर रहमान को ही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वायरोलॉजिस्ट। तो एक वायरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुक मॉन्टेनियर, इनका हाल ही में निधन हो गया है मित्रों। ठीक है, और ये फ्रांस के थे, ये थे वायरस अध्ययनकर्ता। इन्होंने किस वायरस की खोज की थी, तो HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस की खोज की थी। और आपको पता है HIV वायरस से ही क्या होता है, एड्स। और प्रत्येक 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, तो HIV दिवस या एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर को। HIV की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एलिसा टेस्ट किसके लिए है, तो एड्स के लिए है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा नेशनल पायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, यह कहाँ पर है, तो यह पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में। नेक्स्ट है मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी। तो हाल ही में इनके नाम की एक बुक लिखी है सारिका घोष ने। सागरिका घोष ने एक बुक लिखी है जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी बुक। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फुल पत्ती वाला सवाल क्या है। तो आज का हमारा फुल पत्ती वाला सवाल है मित्रों, आप अगर लास्ट तक पहुँचे हैं वीडियो में तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक है मित्रों, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो आज आपके लिए दी है, इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लगा सकते हैं तो एक बार इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है मित्रों, अगर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलता है तो और मेहनत के साथ मैं आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है मित्रों, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं। ठीक है मित्रों, तो बस एक बार अपना कमेंट मुझे वापस दें और इसको एनर्जी बूस्ट के रूप में बदलें। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं, पूछा गया है मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो हाल ही में कौन मुख्य आर्थिक सलाहकार चुने गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर आएँ, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।